नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में। तो जैसा कि आप सभी से डिस्कस किया ही था कि एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है इंडियन पॉलिटी। तो इसके सभी चैप्टर्स को हम एमसीक्यू वाइज कवर करा रहे हैं। आज का लेक्चर 2 है और ये एमसीक्यू जो है वो चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पे बेस्ड है। ये सभी के सभी एमसीक्यू आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो एग्जाम देने से पहले ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देख कर जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और स्थायी घटक नहीं है जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अपनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, देश के लिए एक लिखित संविधान, बी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, निर्वाचित प्रतिनिधि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सी, एनविसाजिंग अ स्कीम ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन की एक योजना की परिकल्पना करना, या डी, नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेचर। तो ऑप्शन ए का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें एनविसाज नहीं था? वो है अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, देश के लिए एक लिखित संविधान। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वन अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। आपके ऑप्शंस हैं ए, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, अधिनियम एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान करता है, बी, रेसिडोरी सब्जेक्ट्स वर अलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, अविशिष्ट विषयों को प्रांतीय विधानमंडलों को आवंटित किया गया था, सी, इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसने प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत को चिन्हित किया, या डी, इट अबॉलिश डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस एट इट द सेंटर, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसे केंद्र में लागू किया। तो इनमें से कौन सा 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी? दूसरे का आंसर क्या होगा? तो जो ऑप्शन बी है, रेसिडरी सब्जेक्ट वर अलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, या अवशिष्ट विषयों को प्रांतीय विधानमंडलों को आवंटित किया गया था, यह ये 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट? भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन हैं ए, इट इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी, इट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, सी, इट एनविसाज पार्टीशन ऑफ इंडिया, या डी, इट एबॉलिश द नेटिव स्टेट। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, यह भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बर्मा को भारत से अलग करने का कारण बना? आपके ऑप्शन हैं ए, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या डी, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो चौथे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म इन द इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937? वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कितने प्रांतों में किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए, 11, बी, 9, सी, 8, या डी, 3। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय?
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए साइमन कमीशन, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी क्रिस्प मिशन या डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और इसके ही द्वारा भारत का संविधान बनाने का प्रस्ताव किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल इन रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज। भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियन एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पीनल जुरिडिक्शंस ऑफ कोर्ट्स वॉज कंसर्न्ड। जहां तक अदालतों के दंडात्मक क्षेत्राधिकार का सवाल है, भारतीयों और यूरोपीय लोगों को समान स्थिति में लाना। बी टू पुट अ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोकल प्रेस बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एंटी टू कॉलोनियल रूल्स। स्थानीय प्रेस पर सख्त प्रतिबंध लगाना क्योंकि उन्हें औपनिवेशिक शासकों का विरोधी माना जाता था। सी टू कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम इन इंडिया टू इनकरेज इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन इट। भारतीयों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत में प्रशासनिक सेवा परीक्षा आयोजित करना। या डी टू अमेंड द आर्म्स एक्ट फॉर वेपन्स परमिट टू इंडियन। भारतीयों को हथियार परमिट के लिए शस्त्र अधिनियम में संशोधन करना। सातवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पीनल जुरिडिक्शंस ऑफ कोर्ट्स वाज कंसर्न। तो ये इसका उद्देश्य था इल्बर्ट बिल का, कि भारतीयों और यूरोपियों को समान स्थिति में लाना दंडात्मक क्षेत्राधिकार के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन रेशियो टू विच पॉपुलेशन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्यों की सीट तय करने के लिए एक प्रतिनिधि किस जनसंख्या के अनुपात में था? आपके ऑप्शन से ए 8 लाख, बी 10 लाख, सी 12 लाख, डी 15 लाख। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 10 लाख। 10 लाख के रेशियो में होता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन हैं ए विलियम वुड्स, बी पैट्रिक लॉरेंस, सी स्टैनफोर्ड क्रिप्स या डी ए बी अलेक्जेंडर। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विलियम वुड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश अंडर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी? आपके ऑप्शन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी क्रिस्प मिशन 1942, सी कैबिनेट मिशन 1946 या डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान की स्थापना कैबिनेट मिशन 1946 के तहत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी सी राजगोपालाचारी या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946 एडी। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन हैं ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डी जगजीवन राम। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 13. Assertion. According to the Wavell plan, the number of Hindu and Muslim members in the Executive Council was to be equal because the reason Wavell thought that this arrangement would have avoided the partition of India. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेशन वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होनी थी, कारण वेवल ने सोचा था कि इस व्यवस्था से भारत का विभाजन टल जाएगा। तो आपको इसमें से बताना है कि क्या सही है, क्या गलत है, या क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है कि नहीं। जो आप ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो आर है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। Both A and R are individually true, but R is not the correct explanation of A, भी गलत है। जो सी ऑप्शन है कि A is true but R is false, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो A स्टेटमेंट है असर्शन वो सही है, लेकिन जो रीजन R है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14. Who gave the idea of a constituent assembly firstly for the formation of constitution for India? भारत के संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए स्वराज पार्टी इन 1934, बी कांग्रेस पार्टी इन 1936, सी मुस्लिम लीग इन 1942 या डी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1946। तो 14 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी इन 1934। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following statement is are true in the relation to Constituent Assembly? आपके ऑप्शन से फर्स्ट, असेंबली वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, बी द असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, सी असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी या डी असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज। चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमें इन सभी स्टेटमेंट में से जो स्टेटमेंट सही है वो हमें चूज करना है। पहला स्टेटमेंट सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, दूसरा विधानसभा प्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम था, तीसरा सभा एक बहुदलीय संस्था थी, या चौथा सभा विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो बताइए 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो देखिए जो स्टेटमेंट तीसरा है असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और चौथा स्टेटमेंट देखिए कि द असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी जो ऊपर की दोनों स्टेटमेंट हैं ये गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ। और ऑप्शन सी देखिए 3 एंड 4, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ए इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, बी it resulted from direct election, C it was not a multi-party body, D it worked through several committees. Select the correct answer using code given below. भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बी यह प्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम स्वरूप हुआ, सी यह एक बहुदलीय निकाय नहीं था, या डी इसने कई समितियों के माध्यम से काम किया था। तो हमें इसमें से जो सही स्टेटमेंट है उसका हमें चुनाव करना है। तो जो स्टेटमेंट ए है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये तो सही स्टेटमेंट है। और जो स्टेटमेंट डी है कि इसने कई समितियों के माध्यम से काम किया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ए एंड डी तो सही होगा। और ऑप्शन ए देखिए आप लोग, जिसमें ए और डी दे रखा है। तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17. Which one among the following is an incorrect statement about the Constituent Assembly? संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें इसमें से गलत चुनना है। आपके ऑप्शन से ए इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कमिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमिटी। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। बी minority communities like Christian, Anglo-Indians and Parsis were adequately represented in the assembly. विधानसभा में ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी से अल्पसंख्यक समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। सी इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। या डी इट इलेक्टोरल प्रोसेस वॉज बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 which allowed for a restricted franchise based on tax, property and educational qualification.
इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की छठी अनुसूची पर आधारित थी, जो कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रतिबंधित मताधिकार की अनुमति देती थी। तो इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना है। जो आपका ऑप्शन सी है कि इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। आपके ऑप्शन है ए नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत, बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या सी इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, या डी इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे सभी सदस्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे। आपके ऑप्शन से ए डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, बी नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, सी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, या डी सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञताओं के लिए सरकार द्वारा चुना गया। तो 19 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भारतीय प्रांतों में संविधान सभा के जो सदस्य थे वो इलेक्ट हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया? आपके ऑप्शन से ए डायरेक्टली बाय पब्लिक, सीधे जनता द्वारा, बी नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस द्वारा मनोनीत, सी नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर, भारतीय शासक द्वारा मनोनीत, या डी बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, भारतीय विधानसभाओं द्वारा, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बाय प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा उन लोगों का चुनाव किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन से ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय। भारतीय संविधान सभा के पहले दिन के सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी श्री अय्यर, और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, या डी के एम मुंशी।
25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।